वे वुशियान ने हिस्ट्री क्लास में धीरे से वांगजी से कहा, लान वांगजी, तुम कभी बात नहीं करते हो। क्या किसी ने तुम्हारी टंग को यानी कि जबान को कर्ज किया है? अच्छा ठीक है, अगर तुम हाँ में अपना जवाब देते हो ना, तो तुम अपनी आइज को एक बार ब्लिंक करना, और अगर नहीं तो 2 बार। लेकिन वांगजी ने बिल्कुल भी अपनी आइज को ब्लिंक नहीं किया। वह वुशियान ने अपना मुंह बनाया, और तभी उसने वांगजी के हाथ पे ना ऐसे पिंच करते हुए कहा, कुछ कहना चाहा, लेकिन वांगजी तो अपने ही ख्यालों में था। और इसके बाद वे वुशियान डेस्क पर ही सो गया, और उसका सिर बहुत ही करीब था वांगजी के शोल्डर के। वांगजी कहता है, वांगजी, बिल्कुल ही परेशान मत हो, पैनिक मत करो, और ऐसा मत शो करो कि ये काफ़ी अजीब है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई, हम दोनों मैन हैं, और फिक्र मत करो। बेहोशियन की तरफ देखो भी नहीं। वांगजी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं मूव किया था। उसने पूरी कोशिश करी थी ऐसे एक्ट करने की जैसे कि बेहोशियन की इस हरकत ने उसे अफेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। अब जब क्लास फिर एक बार लंच का पीरियड आने पर एम्प्टी होने लगी, तो बेहोशियन की नींद को ली। उसने अंगड़ाई ली, और तभी उसकी पॉकेट से एक वाइट हैंकरचीफ गिर गया। वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था, और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन वांगजी ने उस हैंकरचीफ की तरफ देख लिया था। वांगजी ने उसकी तरफ कुछ देर तक देखा, और वो एक क्रिस्प कॉटन का रुमाल था जिस पर रेड कलर से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, WW। उस हैंकरचीफ से चॉक डस्ट की स्मेल आ रही थी, इंक की स्मेल आ रही थी, और कुछ कुछ सिट्रस जैसी। वांगजी नीचे झुका, उसने उस रुमाल को उठाया, और उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने उस रुमाल को अपने बैग में रख लिया। वांगजी खुद से कहता है, मैं ऐसे एक्ट क्यों कर रहा हूँ। उस शाम जब उसके अंकल गोसु वापस चले गए, अंकल लान कुरन गोसु वापस चले गए, तो वांगजी ने उस रुमाल को अच्छे से वॉश किया। वो हैंकरचीफ एक सीक्रेट की तरह था वांगजी के पास। वांगजी उस रुमाल पर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उस पर अपने फिंगर्स को ना ऐसे फिरा रहा था, इतनी केयरफुली कि कहीं वो जो एम्ब्रॉयडरी थी ना उसके थ्रेड को ख़राब ना कर दे। वांगजी ने उस रुमाल को अच्छे से ड्राई किया, फिर उसे फोल्ड किया, उसे आयरन किया बहुत ही अच्छे से, और फिर उस रुमाल को अपनी क्लासिकल पोइट्री बुक के बीच के पेजेस में रख दिया। वांगजी का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था उस रुमाल को डालने का, और सच तो ये था कि उसने कोई प्लानिंग ही नहीं करी थी। वो खुद से कहता है कि आखिरकार मैं इस रुमाल को अपने पास रखना ही क्यों चाहता हूँ। लेकिन अगले दिन वेवुशियन ने कुछ नोटिस किया। वो कहता है, हे, क्या किसी ने मेरा वो रुमाल देखा, वो वाइट वाला जिस पर रेड थ्रेड से WW एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। लेकिन वांगजी ने वेवुशियन की बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से बिल्कुल ही मूव नहीं किया। तभी अचानक वेवुशियन उसकी तरफ मुड़ा और कहा, लान वांगजी, कहीं तुमने तो नहीं लिया ना मेरे रुमाल को? हैं, बताओ ना, क्या क्या तुम एक सीक्रेट हैंकरचीफ कलेक्टर हो, मतलब चुपचाप से सबके हैंकरचीफ को कलेक्ट करने वाले? मैंने ऐसा सुना है। वांगजी को ऐसा लगा कि उसके ईयर्स बिल्कुल हॉट हो गए थे, और तुरंत उसने कहा, नहीं। ये पहला वर्ड था जो उसने वेवुशियन से कहा था। वेवुशियन की स्माइल बिल्कुल एक सन की तरह थी। वो कहता है, लान वांगजी, तुम बात भी कर सकते हो। रुको रुको, कुछ और भी तो कहो। अच्छा ठीक है, तुम मेरा नाम कहो। वांगजी ने अपने लिप्स को एक साथ प्रेस किया, और ये देखते हुए भूषण ने कहा, अच्छा ठीक है, मत बोलो तुम, लेकिन अगर तुम्हें वो रुमाल मिले ना तो मुझे बता देना। वो रुमाल मेरी मॉम ने दिया था मुझे। और यह सुनते ही वांगजी को बहुत गिल्टी फीलिंग हुई। उस शाम वांगजी ने इंतज़ार किया जब तक सब
अपने घर नहीं चले गए। उसने फिर वो रुमाल अपने पास से निकाला और उसने उसे वेवूशैन की डेस्क ड्रॉअर में रख दिया, और वो रुमाल वैसे ही परफेक्टली फोल्ड फोल्ड था जैसे कि उसने अपने पास रखा हुआ था। और वांग जी ने बिल्कुल भी नहीं उम्मीद करी थी कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ और ही हो गया था। अचानक से एक आवाज़ आती है, लान वांग जी। वांग जी पीछे कर मुड़ा। वहाँ पर वेवूशैन आ गया था। वो हमेशा की तरह मेसी कंडीशन में था। उसके हाथ में हाफ ईटन गुआवा था, और उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी क्यूरियस है। लेकिन वेवूशैन गुस्सा नहीं था। वो कहता है, वांग जी, क्या तुम्हें मेरा रुमाल मिल गया? तो वांग जी ने अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा कि मैंने ऐसे धो दिया है। और बिल्कुल शांति छा गई थी। फिर उसके बाद वेवूशैन बोलता है, ओके थैंक यू। वांग जी ने ऊपर देखा और अचानक से वो चौंक गया। उसने उम्मीद करी थी कि वेवूशैन उससे टीज करेगा, हंसेगा, लेकिन वेवूशैन तो उसे एक अलग ही तरीके से देख रहा था। उसे मॉक नहीं कर रहा था, नहीं तो उसका मजाक बना रहा था, नहीं तो किसी शक की निगाहों से देख रहा था, लेकिन बल्कि इसकी जगह वेवूशैन की आईज बहुत सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। वेवूशैन कहता है, वांगी तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो, तुम बहुत ही क्लीन फ्रीक हो। और तभी वो वांगजी के करीब गया, यानी कि वेवूशैन वांगजी के करीब गया, बोला, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद है। वांगजी के हाथ जो थे ना वो मुट्ठी में तब्दील हो गए, और एकदम से उसे अपनी बॉडी में ना एक डर सा महसूस हुआ, लेकिन ये अलग सी फीलिंग थी। पर वांगजी इस चीज़ के साउंड को ना एंजॉय नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना चाहता था। वो धीरे से वेवूशैन से कहता है कि मैंने मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वेवूशैन ने हल्का सा स्माइल किया। वांगजी और वेवूशैन उस क्लासरूम में कुछ देर तक रहे, और धीरे धीरे सन ढलने लगा था, मतलब शाम होने लगी थी। सिर्फ एक साउंड जो कि आ रहा था वो था सीलिंग फैन का। वेवूशैन ने आखिर में वांगजी से कहा, वांगजी तुम दूसरों की तरह नहीं हो। तुम तुम हंसते नहीं हो जब वो सब हंसते हैं, और तुम सुनने के लिए बातें नहीं करते हो। लेकिन वांगजी ने वेवूशैन की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वेवूशैन ने स्माइल किया और फिर कहा, वांगजी मुझे तुम्हारे बारे में ये बात काफ़ी पसंद है। और वांगजी को ऐसा महसूस हुआ कि उसने जो मजबूत दीवार अपने इर्द गिर्द खड़ी कर रखी थी वो वांगजी को कांपते हुए महसूस हुई। लेकिन वांगजी ने वेवूशैन से कुछ कहा नहीं। पर उस रात जब पूरे घर में शांति छाई हुई थी, और कैसेट प्लेयर काफ़ी धीरे साउंड में प्ले हो रहा था, वांगजी ने अपनी डायरी में लिखा, बीइंग की एक ऐसी स्माइल है जो साइलेंस को थोड़ा कम लोनली बना देता है। और बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में वांगजी ने लिखा था, सन को मून से प्यार हो गया, चाहे फिर ये फॉरबिडन ही क्यों नहीं था, लेकिन ये होना था तो हो गया। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।